नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज के पेपर के आंसर की। और आज का अपना पेपर था 23वां, जिसके आंसर की अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आंसर की तरफ बढ़ने से पहले आज के इस पेपर की एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो अभी तक 102 यानी 102 कैंडिडेट ने टेस्ट दिया है, जिसमें से बात कर लेते हैं 100%, 90%, 80% एंड 70% मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स की। तो अभी तक 100% किसी के भी नहीं आया है, यानी कि 0 नंबर आया। 90% वाले कैंडिडेट भी आज 0 है, 80% वाले 4 कैंडिडेट है एंड 70% वाले करीबन 10 कैंडिडेट है अभी तक के एनालिसिस में। बाकी अभी तक जो भी और कोई कैंडिडेट बढ़ता है, 5 से 10 कैंडिडेट और जो बढ़ते हैं, बाकी उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो वो साथ में होगा। बट अभी तक के एनालिसिस में इस प्रकार से आप लोगों का रिजल्ट रहा है। बाकी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना किसके कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज के इस पेपर की आंसर की को सॉल्व करते हैं। इस आंसर की को सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें बाय मिस्टेक यानी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से गलत आंसर आप लोगों को बता दिया गया था। यानी कि प्रीवियस जो सेशन था उसमें सिर्फ एक मिस्टेक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी से हो जाती है। तो इंसान जो है वो गलतियों का पुतला होता है, आप सभी को पता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पूछा गया था कोलिलिथियासिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का, कि कौन कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन जो सी था ना, वो सही जवाब था, लेकिन इसमें जो है एक ऑप्शन मतलब जो बाय मिस्टेक लगा था वो था यहाँ पे 4 की जगह यहाँ पे आपको 5 करना है। कौन सा करना है? 5, यानी कि पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट, ये होगा, यहाँ पे 4 नहीं होगा। तो 3 और 4 यहाँ पे नहीं होगा, पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट होगा कोलिलिथियासिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। तो ये बाय मिस्टेक मतलब टाइप होने की वजह से ये ऑप्शन सी में 5 जो ऑप्शन है वो नहीं टाइप हो पाया, इसकी वजह से ये थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कर लेना। ठीक है, ये छोटा सा करेक्शन था जो आपको करना है। चलिए आज के पेपर के आंसर की सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस को लेकर सवाल पूछा गया है। देखिए क्या पूछा गया है। A nurse assess a newly admitted client with a diagnosis of pulmonary tuberculosis, which clinical findings support this diagnosis। देखिए एक ऐसा पेशेंट है जो न्यूली अभी अभी एडमिट हुआ है, जिसको पल्मोनरी टीबी हो रखी है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो रखा है। तो आए एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको बताना है कि कौन कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग इस पेशेंट में रिपोर्ट होगी, यानी इस पेशेंट में आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका फेटिग, नेक्स्ट है पॉलीफेजिया, नेक्स्ट है हिमोप्टाइसिस, नेक्स्ट है साइड नाइट स्वेट, नेक्स्ट है ब्लैक टंग। तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस पहले एलिमिनेट कर दीजिए जो ट्यूबरकुलोसिस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस नहीं है। देखिए यहाँ पे टंग जो है वो ब्लैक नहीं होती है, पहला बात तो ये। दूसरा पॉलीफेजिया यहाँ पे नहीं होता है। तो ये दो ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर दीजिए। बाकी यहाँ पे फैटिग ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को बिल्कुल होगा। हेमोप्टाइसिस, कफ के साथ में ब्लड जो है वो देखने को मिलेगा। नाइट स्वेट, रात को पसीना बहुत ज़्यादा आएगा पेशेंट को, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे देखिए जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट होता है उसको फैटिग होता है एंड हिमोप्टाइसिस होता है एंड नाइट स्वेट ये भी होता है। तो यहाँ पे आपका जो सी जवाब बनेगा वो क्या बनेगा? 1, 3 एंड 4। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, चलिए इसको रेशनल में जानते हैं। द जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम इज एक्टिवेटेड इन रेस्पॉन्स टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जे की जो टीबी होती है उसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है एंड एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। बहुत बार ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो आपको बताना है। तो वहाँ पे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं सेम एज इट इज ऑप्शंस दिए जाएंगे, बस वहाँ पे जो ऑप्शंस मिलेंगे वो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एसिड फास्ट बेसिलाई या फिर एल्कलाई फास्ट बेसिलाई, इस प्रकार से क्रिएट करके और न्यू क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है एंड एसिड फास्ट बेसिलाई बैक्टीरिया होता है। और ये क्या कोज करता है? ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, जिसकी वजह से फैटिग वगैरह है वो भी होती है, हेमोप्टाइसिस देखने को मिलता है ना। लंग्स टिश्यू जो है डैमेज हो सकते हैं इसकी वजह से, एसोसिएटेड विद मोर एडवांस्ड ट्यूबरकुलोसिस, और मोर एडवांस्ड की ट्यूबरकुलोसिस भी देखने को मिल सकती है। नाइट स्वेट आर कॉमन सिम्टम of infectious disease and infectious process influence the temperature regulation center of the brain that promote peripheral vasodilation and increase permeability to peripheral blood vessels resulting in diaphoresis। देखिए यहाँ पे जो नाइट स्वेट है वो होगा यानी डायफोरेसिस भी होगा। ये क्यों होता है?
टेम्परेचर जो रेगुलेशन सेंटर होता है हाइपोथैलेमस, ये इन्फेक्शियस एजेंट जो है, ये इन्फेक्शियस जो डिजीज कंडीशन है ये उसको अफेक्ट करती है, उसको इन्फ्लुएंस करती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल वेजोडाइलेशन होता है और जो परमिएबिलिटी है पेरिफेरल ब्लड वेसल्स की वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डायाफोरेसिस जो है कॉज होता है। तो आपको यहाँ पे मतलब जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक तो फैटिग होगी, ठीक है, फैटिग के साथ साथ नाइट स्वेट यानी कि डायफोरेसिस होगा एंड हिमोप्टाइसिस, कफ के साथ में ब्लड देखने को मिलेगा। तो ये 3 क्लिनिकल फाइंडिंग जो है वो आपको इस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए वुमेन यूजिंग कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैज द फॉलोइंग नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट एक्सेप्ट। देखिए एक महिला है जो ओसीपी यानी कि ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह है वो यूज कर रही है। तो यहाँ पे जो नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट है वो सारे के सारे हैं एक्सेप्ट एक को छोड़कर, मतलब जो ओसीपी ले रही है उसका कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट तो होता ही होता है, लेकिन नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव के अलावा और भी इसके बेनिफिट होते हैं। तो ये सारे के सारे बेनिफिट है, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट है, एक को छोड़कर एक्सेप्ट से पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन की कहानी आपको पहले समझनी है। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ कोलोरेक्टल मैलिग्नेंसी, नेक्स्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवेरियन कैंसर, नेक्स्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। तो देखिए जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है ना वो कॉन्ट्रासेप्शन का वर्क तो करती है, साथ ही साथ ये नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क भी करती है, यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन के अलावा भी कुछ कंडीशन से प्रिवेंट करने का काम करती है। तो यहाँ पे वही पूछना चाह रहा है कि ये सारे के सारे बेनिफिट है ओसीपी के, नॉन बेनिफिट है मतलब नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट है एक को छोड़कर। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर से प्रोटेक्ट नहीं करती है, सर्वाइकल कैंसर से आपकी प्रोटेक्ट करने वाली वैक्सीन आती है एचपीवी वैक्सीन, और सर्वाइकल कैंसर का पॉजिटिव एजेंट भी क्या होता है एचपीवी। तो एचपीवी वैक्सीन जो है वो प्रोटेक्ट करती है सर्वाइकल कैंसर से। बाकी यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पीआईडी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगी, कोलोरेक्टल मैलिग्नेंसी यानी कोलोरेक्टल कैंसर से भी प्रिवेंट करती है, एंड ओवेरियन कैंसर के अगेंस्ट भी ये प्रिवेंट करती है। तो ये 3 कंडीशन से और प्रिवेंट करती है, कॉन्ट्रासेप्शन के साथ साथ इन 3 कंडीशन से और भी प्रिवेंट करती है जो भी ओसीपी महिला लेती है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सेप्ट से पूछा गया है, हो सकता है ऐसा कैसे छप जाए आपके एग्जाम के अंदर, तो आप इसको अच्छे से याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A nurse is assessing a female client with Cushing syndrome. Which clinical finding that the nurse expected to identify? देखिए एक महिला आई है और वो एडमिट हुई है हॉस्पिटल के अंदर जिसको डिजीज कंडीशन हो रखी है कुशिंग सिंड्रोम। अब यहाँ पे आपको बताना है कुशिंग सिंड्रोम की क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग एज ए नर्सिंग ऑफिसर इस पेशेंट में आपको आइडेंटिफाई करने को मिलेगी, यानी आपको क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग देखने को मिलेगी। पहला ऑप्शन है हिर्सुटिज्म, नेक्स्ट है मेनोरेजिया, नेक्स्ट बफेलो हम्प, नेक्स्ट डिपेंडेंट एडिमा, नेक्स्ट माइग्रेन हेडेक। तो देखिए यहाँ पे एक तो हिर्सुटिज्म, कुशिंग सिंड्रोम अगर महिला को हुआ है तो हिर्सुटिज्म होगा, यानी कि हेयर ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, या फिर आप यूँ कह सकते हैं ऑल ओवर बॉडी के अंदर जो हेयर ग्रोथ होती है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब एज ए जैसे जो मेन होते हैं यानी मेल कैंडिडेट होते हैं या फिर जो मेल पर्सन होते हैं उनमें जिस प्रकार की हेयर ग्रोथ होती है वैसी फीमेल में हो जाएगी। किस कंडीशन में? कुशिंग सिंड्रोम की कंडीशन में। एक आपको बफेलो हम्प जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2 फाइंडिंग जो है कुशिंग सिंड्रोम के अंदर आपको देखने को मिलती है मेनली, जो यहाँ पे दी हुई है। इसके अकॉर्डिंग आपको एक तो हिर्सुटिज्म, दूसरा बफेलो हम्प, ये आपको कुशिंग सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलेगा। मेनोरेजिया यहाँ पे नहीं होगा, डिपेंडेंट एडिमा से कोई लेना देना नहीं है, एंड माइग्रेन हेडेक ये भी यहाँ पे नहीं होगा। चलिए इसको रेशनल में और जान लेते हैं। 1 और 3 जो है वो आपका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट है। चलिए इसको रेशनल में और जानते हैं। एक्सेसिव हेयरनेस यानी हिर्सुटिज्म आप जिसको बोल सकते हैं, ज़्यादा जो है हेयर ग्रोथ होगी और ऑल ओवर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बाल उगने लग जाएंगे। तो ये कब होगा? कुशिंग सिंड्रोम की जब किसी महिला को होता है तो उसमें आपको देखने को मिलता है। तो एक्सेसिव हेयरनेस स्पेशली इन मेल पैटर्न ऑफ हेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए वुमेन, वुमेन के अंदर मेल के पैटर्न के जो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है वो फीमेल में भी आपको देखने को मिलता है, जिसको क्या कहते हैं? हिर्सुटिज्म। अकर्स विद कुशिंग सिंड्रोम बिकॉज ऑफ एन एंड्रोजन एक्सेस, जो एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं
वो एक्सेस होने की वजह से कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या देखने को मिलता है, हिरसुटिज्म देखने को मिलता है। कुशिंग सिंड्रोम रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेस एड्रेनोकॉर्टिकल एक्टिविटी। कुशिंग सिंड्रोम जो है वो एड्रेनोकॉर्टिकल एक्टिविटी बढ़ने की वजह से होने वाली डिजीज कंडीशन है। हाइपर कॉर्टिसोलिज्म causes fat redistribution resulting in buffalo hump. It is also contribute to slow wound healing, hirsutism, weight gain, hypertension, acne, thin arm, leg and behavioral changes। देखिए हाइपर कॉर्टिसोलिज्म, जो कॉर्टिसोलिज्म है वो ज़्यादा रिलीज होने की वजह से या फिर एड्रेनोकॉर्टिकल एक्टिविटी बढ़ने की वजह से क्या क्या होगा, जो फैट है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से बफेलो हम्प फेस जो है वो आपको देखने को मिलेगा कुशिंग सिंड्रोम के अंदर। इसके साथ साथ और क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे हाइपर कॉर्टिसोलिज्म अगर कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट को होता है तो और क्या क्या होगा। देखिए वुंड हीलिंग जो है वो स्लो हो जाएगी, हिरसुटिज्म देखने को मिलेगा ही। वेट गेन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। हाइपरटेंशन जो है वो होगा। एक्नीज यानी कि जो फुंसियाँ हैं चेहरे पे, बॉडी पे कहीं भी है ना, एक्नीज होने लग जाएगी। आर्म्स लेग्स जो थिन हो जाएंगे एंड बिहेवियरल चेंजेस जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये कुछ अदर क्लिनिकल फाइंडिंग्स भी आपको कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगी। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको हिरसुटिज्म एंड बफेलो हम्प इनका तो पता होना ही होना चाहिए। ये मेन फाइंडिंग्स है जो आपको देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। A nurse is caring for a child with diagnosis of meningitis. What clinical finding indicate an increase in intracranial pressure? देखिए एक बच्चा है जो कि अभी अभी डायग्नोस हुआ है मेनिंजाइटिस से, ठीक है, वो आपके पास में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और उसको बीमारी जो निकली है वो कौन सी निकली है, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का वो पेशेंट है। आगे पूछा गया कि कौन कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इंक्रीज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। आपको मेनिंजाइटिस का बच्चा मिला है, यानी कि मेनिंजाइटिस से सफ़र जो एक बच्चा है वो एडमिट हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे जो क्लिनिकल फाइंडिंग पूछी गई है वो पूछी गई है इंक्रीज आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर की। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है उसके बाद ही जवाब देना है। तो यहाँ पे इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ेगा तो कौन कौन से क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी। देखिए पहला ऑप्शन है इरिटेबिलिटी, नेक्स्ट है ब्रेडिकार्डिया, नेक्स्ट है हाइपर अलर्टनेस, नेक्स्ट है डिक्रीज्ड पल्स प्रेशर, नेक्स्ट है डिक्रीज्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो देखिए अगर आईसीपी बढ़ता है तो बहुत बार मैं आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, बहुत बार अपन ने टेस्ट सीरीज में भी देखा है, अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्स में ये सवाल पूछा जाता है कि आईसीपी अगर बढ़ता है तो एक तो देखिए इरिटेबिलिटी जो है वो रहेगी, ठीक है, इरिटेबिलिटी रहेगी। जो आपका एलओसी है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस, ये सारी कुछ कंडीशंस आपको देखने को मिलती है आईसीपी बढ़ने की वजह से। देखिए इरिटेबिलिटी यहाँ पे इस बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी, साथ ही साथ ब्रेडिकार्डिया होगा। ब्रेडिकार्डिया भी इस पेशेंट के अंदर यानी इस बच्चे के अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे वैसे ब्रेडिकार्डिया जो है ये कार्डिनल मतलब क्लासिक साइन तो होता है इंक्रीज आईसीपी का, लेकिन ये क्या है, लेट साइन है। कौन सा साइन है, लेट साइन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको समझते हैं, इसको रेशनल के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही जवाब 1 और 2 ओनली, यानी ऑप्शन डी। चलिए इसको समझते हैं। इरिटेबिलिटी इज ए क्लासिकल साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी because of disruption of central nervous system. Bradycardia is a classic sign of increased ICP. It is a late sign. ब्रेडिकार्डिया भी क्या है, क्लासिक साइन है इंक्रीज आईसीपी का, लेकिन ये क्या है, लेट साइन है। बाकी इरिटेबिलिटी जो है ये भी क्लासिक साइन होता है इंक्रीज आईसीपी का। इरिटेबिलिटी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें हैं ना, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। सब कुछ जो है आपको देखने को मिलता है इंक्रीज आईसीपी के पेशेंट के अंदर। तो यहाँ पे एक तो इरिटेबिलिटी, दूसरा ब्रेडिकार्डिया। इरिटेबिलिटी क्यों हो रही है, सीएनएस डिस्ट्रप्शन की वजह से। सेंट्रल नर्व सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा इंक्रीज आईसीपी की वजह से, इसकी वजह से इरिटेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ड्राउजीनेस होगा, यहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो भी हो सकता है, ठीक है, कन्फ्यूजन होगा, ये सब कुछ देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको इरिटेबिलिटी एंड ब्रेडिकार्डिया सही जवाब करना है। चलिए बाकी जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं क्या क्या होता है। With increased intracranial pressure there is decreased alertness and loss of consciousness। यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है,
हाइपर अलर्टनेस, यानी हाइपर अलर्टनेस नहीं होता है, इसमें होता क्या है, डिक्रीज अलर्टनेस, मैंने जैसे कि आपको बता दिया लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है इंक्रीज आईसीपी की वजह से। तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा तो पेशेंट उतना अलर्ट नहीं रह पाएगा जितना वो पहले नॉर्मली था। ठीक है, द पल्स प्रेशर इंक्रीज विथ इंक्रीज आईसीपी, यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया गया डिक्रीज पल्स प्रेशर, लेकिन डिक्रीज नहीं होता है, अगर आईसीपी बढ़ता है तो पल्स प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, वहीं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। सीधी सी बात है, अगर आईसीपी बढ़ रहा है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और पल्स प्रेशर भी बढ़ेगा। तो हाइपर अलर्टनेस एंड डिक्रीज पल्स प्रेशर, डिक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये तीनों के तीनों आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे गलत हो जाएंगे, यानी वो आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पे नहीं होंगे। बाकी इंक्रीज आईसीपी में ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा एंड पल्स प्रेशर भी बढ़ेगा एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। ठीक है, एंड आपको ब्रेडिकार्डिया एंड इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब तो हो जाएगा इरिटेबिलिटी एंड ब्रेडिकार्डिया, यानी ऑप्शन डी, 1 एंड 2 ओनली। बाकी जो है ऑप्शंस इनके बारे में आपको पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। फीचर ऑफ जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जननी सुरक्षा योजना जो है JSY, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, JSY। तो यहाँ पे देखिए जननी सुरक्षा योजना के सारे क्या है, फीचर्स है, एक को छोड़कर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है और हो सकता है एज इट इज आपके एग्जाम में ये छप जाए। तो JSY के क्या है फीचर है, सारे के सारे एक को छोड़कर। पहला है 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो जो जननी सुरक्षा योजना है ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पहली बात तो ये बिल्कुल सही बात है। आशा इज लिंक बिटवीन वुमेन एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और वुमेन्स के बीच की जो लिंक है वो कौन है, आशा। आशाएं जो है वो लिंक होती है वुमेन एंड गवर्नमेंट के बीच में, तो ये भी सही बात है। नेक्स्ट है केस असिस्टेंस इज गिवन टू मदर फॉर हाई एंड लो परफॉर्मिंग स्टेट्स। देखिए जो केस असिस्टेंस है वो मदर जो मतलब लो परफॉर्मिंग स्टेट है या फिर हाई परफॉर्मिंग स्टेट है, केस असिस्टेंस उनको अपने अकॉर्डिंग देता है, तो ये गलत है। इट प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, JSY जो है जननी सुरक्षा योजना है, ये क्या है मतलब प्रमोट करता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को। तो यहाँ पे तीन तो फीचर है आपकी JSY जननी सुरक्षा योजना के, एक तो सेंट्रली जो है 100% स्पॉन्सर्ड स्कीम है, दूसरा जो है आशा वुमेन और गवर्नमेंट के बीच में लिंक होती है, एंड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा देने के लिए JSY योजना स्टार्ट की गई है। तो ये तीन तो इसके फीचर है, जो नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है ये इसमें मतलब सही जवाब हो जाएगा। ये JSY का क्या नहीं है, फीचर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ नीचे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और आपको फिर अपना जवाब देना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने पूछ रखा है। जी हाँ, यूपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चंस में से यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ पे एक तो आ चुका है, दूसरा यहाँ पे आ गया है। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़िए, इसके बाद अपना जवाब लिखिए कि जो स्टेटमेंट दिया है उनमें से आपको करेक्ट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला है द ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी इज लॉन्गर व्हेन लाइव वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड एज कंपेयर टू एडमिनिस्टर ऑफ किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन जो आप एडमिनिस्टर करते हैं उसके बजाय अगर लाइव वैक्सीन आप एडमिनिस्टर करेंगे तो लाइव वैक्सीन की जो इम्यूनिटी का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा रहेगा, किसके बजाय, किल्ड वैक्सीन के बजाय। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नेक्स्ट है in the case of killed vaccine single dose of sufficient whereas multiple doses are always required in the case of live vaccine। जो किल्ड वैक्सीन है उसका सिंगल डोज सफिशिएंट होता है, जबकि लाइव वैक्सीन के मल्टीपल डोजेज की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी भी अपन ने बात की कि लाइव वैक्सीन जो है वो क्या करती है, इम्यूनिटी का जो ड्यूरेशन होता है, लाइव वैक्सीन जिसको लगता है उसमें इम्यूनिटी का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है किल्ड वैक्सीन के बजाय। तो यहाँ पे इसने ये कहा है कि किल्ड वैक्सीन की सिर्फ एक डोज सफिशिएंट होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, मतलब ये सही नहीं है। लाइव वैक्सीन जो है उसकी बार बार जरूरत पड़ती है हम लोग डोज लेने की। तो देखो लाइव वैक्सीन तो बहुत लंबी इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करता है, तो इसको तो एक डोज में फिर भी सफिशियंट रहती है लाइव वैक्सीन, लेकिन किल्ड वैक्सीन की तो बार बार जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड तो आपका क्या हो जाएगा, गलत जवाब हो जाएगा, यानी ये स्टेटमेंट क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे सही कौन सा है, सही है आपका स्टेटमेंट फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट ओनली, ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है।
ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जिन्होंने लिखा था उनका सही जवाब था, उनको पूरे पूरे 2 नंबर दिए गए थे। चलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लेना, हो सकता है एज इट इज आपको पूछ लिए जाए, क्योंकि ये यूपीएससी पैटर्न के क्वेश्चन है और यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a nurse is caring for a client with end stage renal disease who has a mature intravascular fistula. What nursing care should be included in the client's plan of care? देखिए, एक पेशेंट है जिसकी केयर आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर कर रहे हैं और पेशेंट आपके पास में एंड स्टेज रिनल डिजीज का ESRD, क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में, ESRD। कभी कभार क्वेश्चंस में आपको ESRD, जो ESRD है वो शॉर्ट में दिया जाता है, तो आपको ध्यान भी रखना है कि ESRD का फुल फॉर्म होता क्या है, क्योंकि ये जब फुल फॉर्म आपको पता नहीं होता है तो आप गलत जवाब करके आते हैं या फिर क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। आपको आते हुए भी उसको छोड़ना पड़ता है क्योंकि आपको फुल फॉर्म पता नहीं है। तो ESRD का मतलब है एंड स्टेज रिनल डिजीज। पेशेंट है आपके पास में एंड स्टेज रिनल डिजीज का, आईवी फिस्टुला इसमें बनाया गया है। अब बताइए यहाँ पे क्या क्या नर्सिंग केयर आप प्लान करेंगे, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है auscultate for a bruit sound, next palpate the site to identify a thrill sound, नेक्स्ट है इरिगेट द सेलाइन टू मेंटेन पेटेंसी, नेक्स्ट अवॉइड ड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी, नेक्स्ट कीप द फिस्टुला क्लैम्प्ड अंटिल रेडी टू परफॉर्म डायलाइसिस। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से जो केयर है, नर्सिंग केयर है, वो आप प्लान करेंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो रहेगा वो जानते हैं इसमें से। देखिए यहाँ पे एक तो जो ब्रूट साउंड है वो आपको क्या करनी है, ऑस्कल्टेट करनी है। जिस साइड जिस एक्सट्रीमिटीज पे एवी फिस्टुला क्रिएट किया गया है उधर से आपको ब्रूट साउंड ऑस्कल्टेट करनी है। एंड आपको पाल्पेट करनी है क्या चीज़, यहाँ पे मतलब थ्रिल साउंड जो है वो पाल्पेट नहीं करना है, सॉरी पाल्पेट करना है थ्रिल साउंड। ऑस्कल्टेट, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि थ्रिल साउंड जो है वो पाल्पेट करनी होती है एंड ब्रूट साउंड जो है वो आपको ऑस्कल्टेट करनी होती है एवी फिस्टुला साइड से। तो एवी फिस्टुला साइड जहाँ बनाया हुआ है वहाँ से ऑस्कल्टेट करना है ब्रूट साउंड एंड पाल्पेट करना है साइड पे थ्रिल साउंड। तो ये दोनों तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा और क्या एक्शन रहेगा, यानी और क्या आपका नर्सिंग केयर प्लान आप यहाँ पे करेंगे। तो इसके अलावा आपको क्या करना है, जिस एक्सट्रीमिटीज़ पे एवी फिस्टुला बनाया हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस साइड से मास्टेक्टमी हो रखी है, एवी फिस्टुला बनाया हुआ है या फिर आईवी लाइन चल रही है, उस साइड की एक्सट्रीमिटी से ब्लड प्रेशर नहीं लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ देखिए, अवॉइड ड्रॉपिंग ब्लड फ्रॉम द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज। वैसे ब्लड प्रेशर भी नहीं लेना है इधर से और ब्लड भी नहीं लेना है। अवॉइड ड्रॉपिंग ब्लड, ब्लड आपको जो अफेक्टेड साइड है जहाँ पे एवी फिस्टुला बनाया हुआ है उधर से ना तो ब्लड का सैंपल लेना है, ना उस एक्सट्रीमिटी से आपको ब्लड प्रेशर लेना है। तो ये दोनों जो पॉइंट है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। ब्लड प्रेशर भी नहीं लेना है एंड अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज जिस साइड एवी फिस्टुला बना हुआ है उस साइड से ब्लड का सैंपल भी नहीं लेना है। तो यहाँ पे जो आपकी नर्सिंग केयर रहेगी वो रहेगी 1, 2 और 4। ऑस्कल्टेट करिए ब्रूट साउंड, पाल्पेट करिए थ्रिल साउंड एंड अवॉइड करिए ब्लड को जिस साइड अफेक्टेड एक्सट्रीमिटीज है वहाँ से ब्लड सैंपल को आपको अवॉइड करना है, उधर से नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए रेशनल में स्कोर जान लेते हैं थोड़ा सा, बाकी जो अपन ने पढ़ा है वही चीज़ें हैं। द प्रेजेंस ऑफ ब्रूट इंडिकेट पेटेंसी ऑफ द एवी फिस्टुला। एवी फिस्टुला की पेटेंसी को जानने के लिए ब्रूट साउंड जो है वो आपको ऑस्कल्टेट करनी है एंड थ्रिल साउंड जो है वो पाल्पेट करनी है, ये भी एवी फिस्टुला की पेटेंसी को बताएगा। तो ये दोनों साउंड्स जो है वो आपको पाल्पेट कर लेना है और ऑस्कल्टेट कर लेना है, जिससे कि एवी फिस्टुला की पेटेंसी के बारे में आपको पता चल सके। एंड ब्लड सैंपल अवॉइड करना है, जिस साइड आपने एवी फिस्टुला बना रखा है तो उधर डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए जो ब्लड का सैंपल है वो नहीं लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी पैटर्न का क्वेश्चन है और यूपीएससी ने पूछ रखा है ये क्वेश्चन यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको तो अच्छे से याद कर लेना। देखिए क्या पूछा गया, रिगार्डिंग प्लेसेंटल सेपरेशन इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए जो प्लेसेंटल सेपरेशन होता है किस स्टेज में,
थर्ड स्टेज में। लेबर की थर्ड स्टेज है और प्लेसेंटल सेपरेशन होगा, तो उस दौरान के कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं प्लेसेंटल सेपरेशन से रिगार्डिंग, तो इनको आपको पढ़ना है और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा अकर्स एट डेसिडुआ स्पंजियोसा। जो प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है वो कहाँ से होता है, डेसिडुआ स्पंजियोसा से होता है। नेक्स्ट है स्लेज मेथड एंड ड्यूकन मेथड, ड्यूकन मेथड, ये दोनों आपने पढ़ रखे होंगे। स्लेज मेथड जो होता है उसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा सेपरेट होती है वो कहाँ से होती है, सेंटर से। एंड जो मैथ्यू ड्यूकन मेथड है उसमें जो प्लेसेंटा का जो सेपरेशन होगा वो कहाँ से होगा, मार्जिन से। तो ये दो मेथड आपको बता रखे हैं अलग अलग। स्लेज मेथड में होता क्या है, प्लेसेंटा सेंटर से सेपरेट होती है, एंड मैथ्यू ड्यूकन में जो है प्लेसेंटा कहाँ से होती है, मार्जिन से सेपरेट होती है। तो ये तीन स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के प्लेसेंटा सेपरेशन के। तीनों को आपको मतलब रीड आउट आपने कर लिया। अब आप किस ऑप्शन के साथ जाते हैं, मतलब कौन कौन से यहाँ पे प्लेसेंटा सेपरेशन से रिगार्डिंग स्टेटमेंट सही है, तो वो आपको बताना था। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा, यानी कि ये जो तीनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं तीनों के तीनों क्या है, सही है, यानी ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। और ये ESIC सॉरी मतलब यूपीएससी ने ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछ रखा है एज इट इज क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लेना, आपकी ESIC एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन ये देखने को मिल सकता है। भाई इतने अच्छे आप लोगों को क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तो आप लोगों से हमारी भी एक छोटी सी अपेक्षा रहती है कि आप सभी लोग अपने साथी लोगों को भी टेस्ट की लिंक शेयर किया करो। इतने बिल्कुल मतलब 100 कैंडिडेट जो है टेस्ट दे रहे हैं, एंड कुछ जो टेस्ट दे रहे हैं वही लोग जो है आंसर कीज देखते हैं, वही लोग इन क्वेश्चंस को समझ पाते हैं, वही लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से मतलब सॉल्व करके आएंगे जब एग्जाम देंगे। तो आप अपने साथी लोगों को भी शेयर कर दिया करो, वीडियो की लिंक वगैरह है, टेस्ट लिंक है, तो वह भी जो है टेस्ट वगैरह दे सके और ऐसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी देख सके और याद कर सके, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए एग्जाम के अंदर। तो आप सभी से अपेक्षा रहेगी कि आप सभी लोग जो है अपने साथी लोगों को वीडियो की लिंक शेयर जरूर करेंगे, और ये क्वेश्चंस अच्छे से अपने दिमाग में जरूर बिठा लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट इज एडमिटेड विथ ए डायग्नोसिस ऑफ टिटेनस फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर्स शुड द नर्स असेस द क्लाइंट। देखिए यहाँ पे पेशेंट आपके पास में टिटेनस का पेशेंट है और वो डायग्नोस हो चुका है। अब आपको बताना है कौन कौन से क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है वो आपको इस पेशेंट में देखने को मिलेगी। पहला ऑप्शन देखिए, रेस्टलेसनेस, नेक्स्ट मस्कुलर रिजिडिटी, नेक्स्ट एटोनी ऑफ फेशियल मसल, नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्पाज्म, नेक्स्ट स्पास्टिसिटी वॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये तो आपने अच्छे से पढ़ रखा हो, टिटेनी जो है उसमें अंदर क्या क्या होता है। फिर भी अगर आप गलत जवाब कर रहे हैं, मतलब अच्छे से पढ़ रखा है फिर भी अगर आप गलत जवाब कर रहे हैं, तो फिर तो देखिए आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। पढ़ना आपको वही है जो आपने पढ़ रखा है, मतलब आना तो वही है एग्जाम में जो आपने पढ़ रखा है, लेकिन आपको वहाँ पे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना होगा, उसके बाद सही से सही जवाब जो है वो आपको करना होगा। क्वेश्चंस को अच्छे से जरूर पढ़ना। देखिए यहाँ पे अगर टिटेनस होता है किसी पर्सन को तो क्या क्या क्लिनिकल फाइंडिंग देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे इस पेशेंट के अंदर एक तो रेस्टलेसनेस होगा, मस्कुलर रिजिडिटी जो है वो प्रेजेंट होगी। तीसरा जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो स्पाज्म देखने को मिलेगा, साथ ही साथ स्पास्टिसिटी, वॉलेंटली जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस है उनके स्पास्टिसिटी भी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एटोनी ऑफ फेशियल मसल ये देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, रेस्टलेसनेस होगा, मस्कुलर रिजिडिटी होगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्पाज्म होगा, एंड स्पास्टिसिटी होगी वॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस की। तो यहाँ पे 1 2 4 5 जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो आपका सही जवाब है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से एक क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी पैटर्न का। वैसे तो क्वेश्चन सारे यूपीएससी पैटर्न के आ रहे हैं, लेकिन ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भाई जो यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है उसके बारे में तो मैं स्पेशली आप लोगों को बता ही रहा हूँ कि यूपीएससी ने ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा हुआ है, तो आपके एग्जाम में भी एज इट इज पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये यूपीएससी ने पहले जो है एमओ के एग्जाम में पूछा है तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपने भी अच्छे से पढ़ रखा है, एमओ ने भी पढ़ रखा था, तो आपको भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया, which is are the correct statement regarding the cut off point of the diagnosis of anemia। एनीमिया के डायग्नोसिस के लिए यहाँ पे कुछ कट ऑफ पॉइंट दिए हुए हैं, ये कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए हैं, ये आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है।
तो देखिए पढ़ते हैं पहले इस स्टेटमेंट को। हेमोग्लोबिन फॉर एडल्ट मेल इज 3 ग्राम पर डीएल, या फिर इससे कम है तो वो इंडिकेट करेगा किसको, एनीमिया को। तो ये एनीमिया की कट ऑफ पॉइंट दे रखे हैं आपको, जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो क्या ये सही है, ये देखेंगे अभी। हेमोग्लोबिन फॉर एडल्ट नॉन प्रेग्नेंट फीमेल इज 12 ग्राम पर डीएल। नेक्स्ट है हेमोग्लोबिन फॉर एडल्ट प्रेग्नेंट फीमेल इज 11 ग्राम पर डीएल। नेक्स्ट है hemoglobin फॉर चिल्ड्रन 6 मंथ टू 6 ईयर ऑफ एज 11 ग्राम पर डीएल। तो देखिए अगर एडल्ट मेल है और उसमें एचबी का लेवल 13 ग्राम पर डीएल है या इससे कम है, तो वो किसको इंडिकेट करता है, एनीमिया को। सही बात है। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, जो कि प्रेग्नेंट नहीं है, और उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल अगर 12 ग्राम पर डीएल या इससे कम है, तो वो किसको इंडिकेट करता है, एनीमिया को। प्रेग्नेंट फीमेल है और 11 ग्राम पर डीएल से कम अगर हीमोग्लोबिन का लेवल है, तो किसको इंडिकेट करेगा, एनीमिया को। बच्चा है जो कि 6 महीने से लेकर 6 साल तक का है, 6 महीने से 6 साल तक के जो बच्चे हैं, उनमें अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 11 ग्राम पर डीएल से कम है, तो भी इंडिकेट किसको करेगा, एनीमिया को। तो यहाँ पे जो चारों स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जो यूपीएससी ने दे रखे हैं चारों स्टेटमेंट, ये चारों के चारों क्या है, सही है। चलिए यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है वही तो आपको पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कर दीजिए। कुछ कोड आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब। यानी ये जो चारों स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये चारों के चारों एनीमिया के कट ऑफ पॉइंट के रिगार्डिंग सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। तो ये थे आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखे हैं प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर। तो ये तीनों क्वेश्चंस तो आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेने हैं। बाकी जो और भी क्वेश्चंस हैं वो भी यूपीएससी पैटर्न के ही है, ये भी आप लोगों को याद कर लेने हैं। कहीं कोई भी क्वेश्चन में अगर मिस्टेक हो जाती है, जैसे प्रीवियस अपने शुरू में एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, हो सकता है ऐसी कोई छोटी मोटी मिस्टेक कहीं रह जाए, तो आप हमें बता दिया करो। टाइपिंग में जल्दीबाजी में मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी मिस्टेक हो तो आप हमें बता दिया करो, ठीक है। वो हम करेक्शन भी कर लेंगे और आप लोगों को भी करेक्शन करवा देंगे, ठीक है। तो ये थे 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद यही रहेगी कि आप सभी लोग अपने साथी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की लिंक और टेस्ट की लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहेंगे। अभी 27 तारीख तक हम ये टेस्ट वगैरह जो है वो डेली टेस्ट मतलब कंडक्ट करवाएंगे, और उसके बाद डेली आपको टेलीग्राम चैनल और ग्रुप के अंदर 10 से 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे दिए जाएंगे, वन लाइनर, ठीक है। तो ये थी आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।